आज जो हमारी क्लास है इसमें हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के बारे में समझेंगे। सो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली आर द टू एक्सट्रीम मार्केट सिचुएशंस which are not found in real life। मोनोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें सिर्फ एक सेलर है, और परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचने वाले अनेक सेलर हैं। अब दीज आर द टू एक्सट्रीम सिचुएशंस, यानी कि किसी भी इकोनॉमी में आपको मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, एंड इट मे बी पॉसिबल कि हमें मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स मिले ही ना। सो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जब हमने पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था यहां पर बहुत सारे सेलर्स होंगे और हर सेलर होमोजीनियस प्रोडक्ट ही बेच रहा होगा, एंड बिकॉज वो प्रोडक्ट होमोजीनियस है, हर रंग रूप में सेम है, सिमिलर है, आइडेंटिकल है इन ऑल रिस्पेक्ट्स, इसीलिए उसका प्राइस भी सेम होता है फॉर एवरी सेलर इन द मार्केट। एंड अबाउट द मोनोपोली मार्केट मैंने आपको बताया था देयर इज ओनली अ सिंगल सेलर, एक ही सेलर है जो सामान बेच रहा है पूरी मार्केट के अंदर, और क्योंकि वो सेलर ही है अकेला तो उस प्रोडक्ट का आपको नियर सब्स्टिट्यूट या बिल्कुल क्लोज सब्स्टिट्यूट मिलता नहीं है, यानी कि इस मोनोपोली मार्केट में सेलर के पास ही आना पड़ेगा हर बायर को, उसको किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। नाउ दीज टू सिचुएशंस आर एक्सट्रीम सिचुएशंस। इट मे बी पॉसिबल कि ना मोनोपोली हो और ना ही परफेक्ट कंपटीशन हो। In between these two situations there is monopolistic competition, यानी कि इन दोनों सिचुएशंस के बीच में हमारे को एक ऐसी सिचुएशन मिलती है जहां पर हम बोलते हैं कि वो मार्केट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली मार्केट है या मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर वाली मार्केट है। नाउ व्हाट इज अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसको समझते हैं। नाउ it is imperfect competition which lies in between these two extremes। ये है परफेक्ट कंपटीशन और ये है काइंड ऑफ नो कंपटीशन। एक है ना, एक है परफेक्ट कंपटीशन यानी कि सारे सेलर सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और एक है मोनोपोली विच मींस देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल, बिकॉज उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है मार्केट के अंदर। इन दोनों के बीच में एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं। और ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है दिस इज इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब यहां पर कहीं ना कहीं इम्परफेक्शन है मार्केट के अंदर। ऑल्दो द टू मेन कैटेगरीज ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन आर मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, yet it is customary to refer imperfect competition as monopolistic competition only। कहता है जब हम imperfect competition के बारे में पढ़ते हैं तो दो तरह की मार्केट्स हमारे को समझ आती हैं, वन इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट और अदर है जो दूसरी वाली है मार्केट उसका नाम क्या है, ओलिगोपोली स्ट्रक्चर। अगली क्लास में हम ओलिगोपोली स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और आज की क्लास में हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के ऊपर। Monopolistic competition refers to a market situation in which there are many firms but each firm sells a differentiated product। तो यहां पर दो बातें हमें समझ आनी चाहिए, वो ये है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर सेलर्स तो ज्यादा हैं, एक नहीं है अनेक हैं, पर हर सेलर जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएटेड है। तो क्या बोला हमने यहां पर, देयर आर मेनी फर्म्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, यानी कि एक सेलर दूसरे सेलर से एक डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रहा है। Monopolistic competition is found in the industry where there is large number of small sellers and each selling a differentiated but a close substitute product। तो ऐसी मार्केट जहां पर बहुत छोटे छोटे सेलर्स हैं, बहुत ज्यादा सेलर्स हैं, लेकिन हर सेलर का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएटेड है, उस मार्केट को हम मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलते हैं। ठीक है। A large number of firms with free entry and exit and selling differentiated products are some of the main features of a monopolistic competition market। बहुत सारे सेलर्स होंगे, कोई भी सेलर फ्रीली एंटर कर सकता है मार्केट को और कोई भी सेलर फ्रीली एग्जिट कर सकता है मार्केट को। हर सेलर दूसरे सेलर से
एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रहा है, यानी कि उसका प्रोडक्ट दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से डिफरेंट है इन सम रिस्पेक्ट्स, इस मार्केट को हम क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। The market is called monopolistic because of the fact that it contains both the competitive element and monopoly element। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि परफेक्ट कंपटीशन का भी कुछ हिस्सा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर होगा और मोनोपोली का भी कुछ हिस्सा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर होगा, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दो एक्सट्रीम्स हैं और इनके बीच में एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हमने नाम क्या दिया है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कंटेन्स बोथ द फीचर्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट। अब जो फीचर्स हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़े थे और जो फीचर्स हमने मोनोपोली में समझे हैं, उन्हीं फीचर्स को अगर हम कंबाइन कर दें और एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर बना दें, तो उस मार्केट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। Monopolistic competition represents the blending of two extreme situations, perfect competition and monopoly. There is a competition among large number of firms, and at the same time each firm enjoys some measure of monopoly because of brand name, color, size and shape of the product. As a result, the competitive element keeps the price of the product in close range. अभी इन सभी डिटेल में इन सभी फीचर्स को हम पढ़ेंगे तो आपको ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट बहुत क्लियरली समझ आ जाएगी। फॉर द टाइम बिंग हमने क्या बोला? एक ऐसी मार्केट जो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच में एग्जिस्ट करती है, जिसमें दोनों ही मार्केट्स के फीचर कंबाइंड होंगे। अब अगर हम फीचर्स को डिटेल में समझें, द फर्स्ट फीचर इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट या टाइप्स ऑफ मार्केट्स के बारे में बात करते हैं तो हम बायर्स के रोल की बात नहीं करते हैं। बायर्स तो हर मार्केट में बहुत सारे एग्जिस्ट करेंगे, बट प्राइमरीली हम किस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं? सेलर्स पे। मोनोपोली में सिर्फ एक सिंगल सेलर था और परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स थे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी बहुत सारे सेलर्स होंगे, पर इतने नहीं जितने परफेक्ट कंपटीशन में थे। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन में हजारों लाखों सेलर्स हैं, तो यहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लेकिन दो सेलर्स कैन बी काउंटेड। द नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग द सिमिलर प्रोडक्ट इज फेयरली लार्ज बट नॉट वेरी लार्ज एज इन केस ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। तो हमने बोला परफेक्ट कंपटीशन में तो बहुत सारे सेलर्स थे, अनगिनत। यहां पर हम क्या कह रहे हैं? यहां पर भी बहुत सारे सेलर्स हैं, पर सेलर्स को हम काउंट कर सकते हैं एंड हर सेलर एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट ही सप्लाई करता है। ये बात परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से ही हमने यहां पर कॉपी कर ली है। तो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर, हर सेलर बहुत छोटा सा मार्केट का हिस्सा कमांड करता है, यानी कि वो इनसिग्निफिकेंट पार्ट होता है टोटल सप्लाई ऑफ द मार्केट का। यहां भी हम यही बोल रहे हैं कि मोनोपोलिस्टिक में भी बहुत सारे सेलर्स हैं, हर सेलर के पास बहुत छोटा सा परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्केट सप्लाई होगा। एज अ रिजल्ट, फर्म्स आर इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस मार्जिनली द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट ड्यू टू देयर ब्रांड नेम्स एंड ईच फर्म हैज अ लिमिटेड शेयर ऑफ मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था, एंड दैट इज व्हाई एवरी सेलर वाज अ प्राइस टेकर, मार्केट वाज द प्राइस मेकर। मोनोपोली में मार्केट हो या सेलर हो, वो दोनों एक ही चीज है, एक ही व्यक्ति है, इसीलिए वो मार्केट को कमांड करता था और प्राइस को डिटरमिन कर सकता था। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है कि सेलर्स बहुत सारे हैं, हर सेलर का प्रोडक्ट डिफरेंट है, सो इन दैट रिस्पेक्ट हर सेलर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने ब्रांड से रिलेटेड प्राइसिंग पावर रखता है, यानी कि वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट का प्राइस लगभग तय कर सकता है। नेक्स्ट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जो मेन पॉइंट है इस पूरी मार्केट का वो ये है कि हर सेलर दूसरे सेलर के मुकाबले एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है बाजार के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज दैट एवरी सेलर हैज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। द बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट differentiate between the same products produced by different firms. Differentiated products are similar but not
होमोजीनियस और आइडेंटिकल। कहता है ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो एक दूसरे के जैसे हैं, समान रूप से हैं, लेकिन हूबहू आइडेंटिकल होमोजीनियस नहीं है। Each firm produces a unique brand of the same product which can be differentiated from the brands of other firms on the basis of a brand name, shape, color, quantity, quality, type of service, workmanship, etc. तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो मैं भी बना रहा हूं एज अ सेलर और मेरा कोई कॉम्पिटिटर भी बना रहा है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट से अलग है इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, शेप, क्वालिटी, क्वांटिटी, वर्कमैनशिप एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मोबाइल फोन्स की, सो मोबाइल फोन्स की जो मार्केट है वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। क्यों? क्योंकि सारी फर्म्स बेच क्या रही हैं? मोबाइल फोन्स। एवरीवन इज सेलिंग अ मोबाइल फोन, तो प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन वो प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड है। जैसे कि नोकिया का प्रोडक्ट सैमसंग के प्रोडक्ट से अलग दिखता है, अलग साइज का है, अलग कॉन्फ़िगरेशन का है, अलग क्वालिटी का है, अलग कलर का है। सैमसंग का प्रोडक्ट एप्पल के फोन से अलग होगा, ठीक है। और ओप्पो का, वीवो, रियलमी, है ना, ये सारे क्या हैं? ब्रांड से आप इन प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस मार्केट का? प्रोडक्ट तो सिमिलर है, सारे ही मोबाइल फोन बेच रहे हैं, लेकिन हर मोबाइल फोन, हर कंपनी का हर तरह से दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएटेड है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड नेम, इन टर्म्स ऑफ साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी एक्सेट्रा। सिमिलरली एक और एग्जांपल हमने दिया सोप्स, साबुन का। तो मार्केट में बहुत तरह के सोप मिलते हैं, लेकिन लक्स, हमाम, पेयर्स, लाइफबॉय, रेक्सोना एक्सेट्रा, ये अलग अलग कंपनीज बनाती हैं, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, और एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएटेड है ना। शायद फ्रैग्रेंस में डिफरेंस होगा, कलर में डिफरेंस होगा, साइज में डिफरेंस होगा, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया, प्रोडक्ट ऑफ वन कंपनी कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अनदर कंपनी। Therefore, each firm enjoys the monopoly power over the brand of its product and has some control over the price. ये बहुत easily आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हर कंपनी का प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के मुकाबले डिफरेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरी कंपनी विल हैव अ पावर टू प्राइस दैट प्रोडक्ट, है ना। एप्पल अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद तय कर सकता है, सैमसंग अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद डिटरमिन कर सकता है, ओप्पो, वीवो, रियलमी एक्सेट्रा ये भी अपने अपने प्रोडक्ट के प्राइस रख सकते हैं, बिकॉज एज फार एज देयर प्रोडक्ट इज कंसर्न्ड, एज फार एज देयर ब्रांड इज कंसर्न्ड, वो ब्रांड तो उनकी मोनोपोली है, वो ब्रांड तो उनकी मोनोपोली है, एंड थोड़ा सा उनके पास मोनोपोली की पावर भी मिल जाती है। और मोनोपोली की सबसे बड़ी पावर क्या थी कि उसके पास प्राइस को तय करने की पावर है, वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमिन कर सकता है। परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं था। परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई की इंटरेक्शन के साथ प्राइस मार्केट में डिटरमिन होता है, और जो प्राइस मार्केट में डिटरमिन होता है हर सेलर को उसी प्राइस को अडॉप्ट करना पड़ता है, उसी प्राइस पे अपना सामान बेचना पड़ता है। लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं? यहां पर हम कह रहे हैं कि एवरी प्रोडक्ट, एवरी ब्रांड इज अ मोनोपोली ऑफ सर्टन कंपनी, एंड बिकॉज ऑफ दैट मोनोपोली उसके पास पावर आ जाती है अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमिन करने की। मोनोपोली पावर इज हाउएवर लिमिटेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। पर यहां पर अनलिमिटेड पावर नहीं आएगी। मोनोपोली के पास तो अनलिमिटेड पावर है, बिकॉज उसके पास जो प्रोडक्ट है, वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है बाजार के अंदर, वैसा प्रोडक्ट बाजार में और कोई देता ही नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया था आपको मोनोपोली में, इंडियन रेलवेज। अब अगर मुझे रेलगाड़ी में सफर करना है, ट्रेन में ट्रैवल करना है, तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं, आई हैव टू हैव अ टिकट ऑफ इंडियन रेलवेज। और वो टिकट कितने की देगा इंडियन रेलवेज, वो तो इंडियन रेलवेज के ऊपर निर्भर करता है, बिकॉज उसके पास प्राइसिंग पावर है। यहां पर हम क्या कह रहे हैं? यहां पर ऑल्दो द मोनोपोलिस्टिक सेलर हैज अ पावर टू वैल्यू और टू प्राइस इट्स ब्रांड और अ प्रोडक्ट, पर वो पावर अनलिमिटेड नहीं है, बिकॉज उसके पास यहां पर कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। अगर मैं सैमसंग का प्रोडक्ट नहीं लूंगा तो मैं एप्पल का ले लूंगा, अगर मैं एप्पल का प्रोडक्ट नहीं लूंगा तो मैं ओप्पो का ले लूंगा, एंड सो ऑन, बिकॉज आई हैव सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल इन द मार्केट। इसीलिए ये पावर लिमिटेड हो जाती है।
The main aim of product differentiation by a firm is to win over the customers for its product by creating an impression in the minds of people that its product is not only different but also superior to the product of other firms. यहां पर एक परसेप्शन क्रिएट की जाती है कस्टमर के दिमाग में, कस्टमर के माइंड के ऊपर प्ले किया जाता है और उसको समझाया जाता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से बहुत अच्छा है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी अच्छा है, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग अच्छा है, इन टर्म्स ऑफ फीचर अच्छा है एंड सो ऑन. सो यहां पर ब्रांड की परसेप्शन को क्रिएट करने की ज्यादा फोकस होता है हर कंपनी का. Therefore, each firm becomes known for its own product and can influence the price of the product to some extent. Clear हुआ? नेक्स्ट, सेलिंग कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें एडवर्टाइज करना पड़ेगा, हमें कस्टमर को अपनी तरफ बुलाना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को, और प्रमोशन के ऊपर हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है, उसको सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं. सेलिंग कॉस्ट आर द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर प्रोमोटिंग द सेल्स और for inducing the customers to buy a good of a particular brand. अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना और कस्टमर को अपनी तरफ खींचना ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद ले. These includes the cost of advertisement through newspaper, television, radio, free samples, window shows, salaries of salesmen and cost of other sales promotional activities. तो एक मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर हर सेलर का प्रोडक्ट दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से डिफरेंट है. हर सेलर को अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना पड़ेगा, उसको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ेगा, और वो प्रमोट इसलिए करेगा ताकि कस्टमर के दिमाग में, कस्टमर के माइंड में, उसकी साइकोलॉजी में एक परसेप्शन क्रिएट हो जाए कि उसका प्रोडक्ट दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी है, प्राइस अच्छा है और फीचर्स बहुत अच्छे हैं. सो कहीं ना कहीं ये परसेप्शन को क्रिएट करने के लिए, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट. और ये एडवर्टाइजमेंट आपके न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया में भी होगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, रेडियो शोज एक्सेट्रा में भी की जाती है. स्पॉन्सरशिप, यहां पर एक वर्ड यूज करते हैं हम, स्पॉन्सरशिप. तो ये जो स्पॉन्सरशिप्स आप देखते हो ना, कभी आईपीएल की स्पॉन्सरशिप्स है, कभी किसी टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप है, ये क्यों करती हैं कंपनीज? बिकॉज उनको अपना ब्रांड क्रिएट करना होता है. सेलिंग कॉस्ट अराइज ओनली इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली बट इट इज नॉट देयर इन एनी अदर मार्केट सिचुएशन. ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. जहां पर भी आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से अलग है, आप एक अलग तरह का सामान बेच रहे हो, एक अलग तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वहीं पर तो आपको अपने ब्रांड को दूसरे के ब्रांड से अलग दिखाना है, अच्छा दिखाना है. और परफेक्ट कंपटीशन में तो आपका सामान सेम था, तो वहां पर सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है. मोनोपोली में आपको एडवर्टाइज करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है. जैसे कि आपने कभी भी, बहुत रेयरली आपने इंडियन रेलवेज की एडवर्टाइजमेंट अपने टीवी चैनल पे देखी होगी, पर जो आप अपने टीवी चैनल के ऊपर एड्स देखते हो, एडवर्टाइजमेंट देखते हो, वो या तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की होती हैं या वो ओलिगोपोली मार्केट की होती हैं. मोनोपोलिस्टिक में जैसे कि आप साबुन की ऐड देखते हो, आप कोका कोला पेप्सी की ऐड देखते हो, आप टेलीविजन सेट्स की ऐड देखते हो, आप मोबाइल फोन्स की ऐड देखते हो, है ना, आप हेल्थ ड्रिंक्स की ऐड देखते हो. तो ये जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई जाती है, ये कौन सी मार्केट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं? या तो ये मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट के प्रोडक्ट्स होते हैं या ये ओलिगोपोली स्ट्रक्चर के होते हैं, जो हम अगली क्लास में सीखेंगे. कभी भी परफेक्ट कंपटीशन और कभी भी मोनोपोली स्ट्रक्चर वाली कंपनीज एडवर्टाइजमेंट नहीं करती हैं. In perfect competition, advertisement costs play no part because there is neither product differentiation nor imperfect knowledge. Similarly, it has very little importance in monopoly because there is neither competition nor a substitute product. But it has a very important role in monopolistic competition because there is fairly large number of sellers. बहुत सारे sellers exist करते हैं मार्केट में, and buyers knowledge is imperfect and there is a good deal of product differentiation. तो ये कुछ कारण हैं 3. मार्केट में बहुत सारे sellers हैं. सेकंड,
हर सेलर का प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है। एंड थर्ड, बायर कंफ्यूज्ड है, बायर के पास नॉलेज नहीं है। बायर को तो एक्स का प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, वो एक्स की तरफ हो जाएगा, उसको वाई का अच्छा लगेगा तो वो वाई की तरफ हो जाएगा। नाउ इन दिस मार्केट, क्योंकि सेलर्स बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट्स बहुत अलग अलग तरीके के, तो आपको अपने प्रोडक्ट को शोकेस जरूर करना पड़ेगा, प्रमोट जरूर करना पड़ेगा, अपने कस्टमर की आंखों तक आपके प्रोडक्ट को पहुंचाना पड़ेगा, और इसके लिए ही आपको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। देखो, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का मतलब यह होता है कि ज्यादा डिमांड तभी होगी प्रोडक्ट की जब आप प्राइस को कम करोगे, है ना। सो इसका मतलब एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर जो सेलर है उसको अपने प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, तभी वो ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में बेच पाएगा। द डिमांड कर्व और द AR कर्व of a firm is downward sloping because the firm can sell more products only by lowering the price of its product. The demand curve under monopolistic competition is more elastic than under the monopoly due to availability of several close substitutes. ये वाला पॉइंट हमने रेवेन्यू चैप्टर में भी सीखा था, या इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट में भी मैंने आपको बताया था कि मोनोपोली स्ट्रक्चर के अंदर क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, कंपटीशन नहीं है, कस्टमर के पास चॉइस नहीं है, इसीलिए जो डिमांड कर्व होता है वो लेस इलास्टिक होता है। और मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर में क्या है, ज्यादा कंपटीशन है, ज्यादा अवेलेबिलिटी है सब्स्टिट्यूट्स की, इसीलिए कस्टमर के पास ज्यादा चॉइस है। इसी कारण से जो आपका डिमांड कर्व है मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन के अंदर वो ज्यादा इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, यानी कि वो ज्यादा फ्लैटर है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट। ये हमने परफेक्ट कंपटीशन में सीखा था कि कोई भी व्यक्ति अगर मार्केट में एंटर करना चाहता है, एज अ सेलर बनना चाहता है, प्रोडक्ट बेचना चाहता है, वो एंटर कर सकता है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगी। हाँ, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन जो सरकार की तरफ से नियम कानून है वो फॉलो करने पड़ेंगे, बट देयर इज नो अदर बैरियर। और अगर कोई सेलर को एग्जिट लेना है मार्केट में से, वो अपनी दुकान अपने शॉप को बंद करके बिजनेस को बंद करके जाना चाहता है तो वो जा सकता है, उसको कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। सिमिलरली मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन के अंदर भी, इस मार्केट के अंदर भी, न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट इफ दे फाउंड इट प्रॉफिटेबल। अगर उनको प्रॉफिट नजर आता है, उनको नजर आता है कि हम इस मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, कंपटीशन को बियर कर सकते हैं, तो वो मार्केट में आ सकते हैं। सिमिलरली इनएफिशिएंट फर्म्स already operating in the market are free to quit the market if they are incurring losses। और अगर मुझे लगता है यार मेरे से तो सस्टेन नहीं होगा मार्केट का कंपटीशन, मैं लॉस मेकिंग कंपनी चला रहा हूं, तो मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं है। आई कैन क्विट द मार्केट, एग्जिट द मार्केट, क्लोज डाउन माई बिजनेस। सो देयर इज फ्री एंट्री एंड देयर इज फ्री एग्जिट। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन और फीचर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आल्सो गिव्स राइज टू नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। ये मैंने आपको बात वहां पर समझाई थी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट को देख के ही लोग एंटर करते हैं मार्केट के अंदर, और जब वो एंटर करते हैं मार्केट की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। मार्केट की सप्लाई इंक्रीज होती है और डिमांड पे अगर कोई असर नहीं पड़ेगा तो प्राइसेस कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, और प्राइसेस अगर कम होंगे प्रोडक्ट के तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी रिड्यूस हो जाएगा, और वो रिड्यूस होता रहेगा जब तक फ्री एंट्री के थ्रू लोग आते रहेंगे इस मार्केट के अंदर। और एक टाइम ऐसा आता है जब मार्केट पॉपुलेटेड हो जाती है, मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलर हो जाते हैं, और मार्केट के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं, और जब प्रॉफिट्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो फ्री एंट्री बंद हो जाती है, कोई भी और व्यक्ति एंटर नहीं करता मार्केट में। सिमिलरली फ्री एग्जिट भी ऐसे काम करती है कि अगर मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलर्स लॉस मेकिंग है, वो कंपटीशन को बियर नहीं कर पा रहे हैं, सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो वो एक एक करके एग्जिट लेते हैं मार्केट से, वो बंद करके चले जाते हैं दुकान को अपनी। और जब वो अपने बिजनेस को बंद करके चले जाते हैं, एग्जिट ले लेते हैं, तो मार्केट की सप्लाई, टोटल सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई के कम होने से प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं मार्केट के अंदर, और प्राइसेस के बढ़ने का मतलब है आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले अगर लॉस मेकिंग थे तो अब आप शायद प्रॉफिटेबल हो जाते हो। सो इन the long run free entry and exit will imply that abnormal profit is zero। यानी कि आप हर इंडस्ट्री, हर मार्केट के अंदर लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेंगे हर कंपनी को। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब है कि इस मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलर्स हैं, हर सेलर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रहा है, अलग प्रोडक्ट बेच रहा है। अब अगर ये फर्म्स प्राइस पे कॉम्पीट करेंगी
तो हर व्यक्ति, हर सेलर को अपना प्राइस कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। और अगर हर व्यक्ति अपने प्राइस को कम करेगा तो दूसरा सेलर भी अपने प्राइस को कम कर देगा, फिर उसको देखा देखी तीसरा सेलर भी अपना प्राइस कम कर देगा, तो प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाएगी। और प्राइस वॉर जब स्टार्ट होती है तो फिर वो हर सेलर के लिए नुकसानदेह होते हैं, बिकॉज प्राइसेस कम होने से प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाता है। यहां पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। इसका मतलब क्या है, इस मार्केट में जो सेलर्स है ना, वो प्राइस पे कॉम्पीट नहीं करते। प्राइस पे कॉम्पीट ना करने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति प्राइस को कम नहीं रखेगा, एक दूसरे से प्राइस को कम करके उसकी सेल्स को कट नहीं करेगा। कहीं ना कहीं नॉन प्राइस फैक्टर्स पे कंपटीशन लड़ा जाता है। नॉन प्राइसेस पे कंपटीशन लड़ने का मतलब है या तो हम अपने प्रोडक्ट के फीचर के बेस पे compete करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर दिखाएंगे या बनाएंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज कस्टमर को अच्छी देंगे, कस्टमर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देंगे बाइंग का, है ना। सो ये कुछ जरिए हैं, तरीके हैं जिसपे compete किया जाता है मार्केट में। Even when the product differentiation allows the firm to pursue their independent price policy, they often avoid price war। मैंने आपको बताया ना, प्राइस पे कॉम्पीट करोगे तो आप अगर प्राइस कम करोगे अपने प्रोडक्ट का तो दूसरा सेलर भी कम कर देगा, फिर आपको और कम करना पड़ेगा, तीसरा सेलर और कम करेगा तो आपको और कम करना पड़ेगा। सो एक तरह से प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाएगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी और आपके प्राइस कम होने से मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये आपके लिए भी नुकसान क्रिएट करेगा और आपके कॉम्पिटिटर को भी नुकसान में ले आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम ले तो जियो का, जब मार्केट में रिलायंस जियो जो मुकेश अंबानी साहब की कंपनी है, उन्होंने एंट्री करी तो उन्होंने प्राइसेस फ्री कर दिए, यहां बहुत कम रखे प्राइसेस, बहुत कम प्राइसेस पे कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था और उनका कॉम्पिटिटर। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज ने एग्जिट लिया, टाटा की कंपनी बंद हो गई, रिलायंस कम्युनिकेशन बंद हो गई, एयरसेल बंद हो गई, टेलीनॉर बंद हो गई, वीडियोकॉन बंद हो गई, है ना। और बाकी की जो बची कुची कंपनियां हैं वो भी खास प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही हैं। इसको बोलते हैं प्राइस वॉर। प्राइस वॉर में नुकसान बहुत सारे सेलर्स का होता है और शायद अपना भी हो सकता है। सो इंस्टेड ऑफ अ प्राइस वॉर और कॉम्पीटिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, हमें क्या करना चाहिए, the sellers must focus on non-price competition. Non-price competition is a market strategy adopted by a firm to increase its market share by promoting its product through advertisement, use of celebrities, sponsorship, entertainment programs, promising better after sales services। कहीं ना कहीं कंपटीशन जो हमें मार्केट में फेस करना है उसको हमें प्राइसेस पे नहीं लड़ना, हमें अपने प्रोडक्ट को किसी और के प्रोडक्ट से सस्ता नहीं दिखाना, हमें क्या दिखाना है, अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से अच्छा दिखाना है। कहीं ना कहीं हमें ब्रांड की परसेप्शन क्रिएट करनी है, एक ऑरा क्रिएट करना है, कंपनी अच्छा काम करती है, उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ये सब कुछ हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स के थ्रू, प्रमोशनल इवेंट्स के थ्रू कस्टमर के दिमाग तक पहुंचाएंगे, उसके पास नॉलेज देंगे कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से अच्छा है। तभी आपको जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह पे मिलती हैं, ये सभी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। क्योंकि यहां पर कंपटीशन को प्राइसेस पे नहीं लड़ा जाएगा, यहां पर अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से अच्छा दिखाने पे लड़ते हैं। इसका एक और एग्जांपल भी है ना, पतंजलि की ऐड आती है, पतंजलि की जब भी ऐड आती है तो वो हमेशा ये फोकस करता है कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से अच्छा है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, और फिर आगे पीछे करके वो अपने प्राइसेस को भी रिवील कर देते हैं। सो नॉन प्राइस कंपटीशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन केस ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी। लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब है कि इस मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम में आ रहे हैं वो एक सेलर से दूसरे सेलर पर जब जाएंगे, मूव करेंगे, तो वहां पर उनको परफेक्ट मोबिलिटी नहीं मिलेगी। परफेक्ट मोबिलिटी ना मिलने का मतलब है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर देता हूं एक लेबर से रिलेटेड। एक कंपनी है जो कार बनाती है जैसे कि टाटा मोटर्स, और एक कंपनी है जो कार बनाती है जैसे कि मारुति। अब जो गाड़ी टाटा मोटर बना रहा है और जो गाड़ी मारुति मैन्युफैक्चर कर रही है, उन दोनों में अलग फर्क है, यानी कि वो दोनों के दोनों डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। हालांकि ये जो एग्जांपल है ये ओलिगोपोली स्ट्रक्चर का है, पर यहां पर ये लगभग आपको समझाने के लिए फिट है। अब जो इंजीनियर टाटा मोटर की गाड़ी बना रहा है उसको
नॉलेज है कि टाटा मोटर की गाड़ी कैसे बनती है, उसका प्रोसेस प्रोसीजर क्या है। अगर उस लेबर को मैं वहां से हटा के मारुति सुजुकी की गाड़ी बनाने में भेजूंगा तो कहीं ना कहीं वो मिसफिट है, क्योंकि उसको शायद किसी और वे से, किसी और टेक्नोलॉजी से, किसी और तरीके से, प्रोसेस से, प्रोसीजर से गाड़ी बनानी पड़ेगी मारुति में। सो यहां से जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहां पर शिफ्ट होता है तो यहां पर परफेक्ट मोबिलिटी नहीं है। कहीं ना कहीं उस इंजीनियर को ट्रेन करना पड़ेगा, उस इंजीनियर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, स्किल देनी पड़ेगी, नॉलेज देनी पड़ेगी कि अब वो मारुति की गाड़ी कैसे बनाएगा बजाय के टाटा की। क्लियर हुआ? सो अकॉर्डिंगली द डिफरेंट प्राइसेस प्रिवेल फॉर द सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फॉर द सेम प्रोडक्ट। तो जो इंजीनियर टाटा मोटर की गाड़ी बनाने के पैसे जितने ले रहा था, लेबर कॉस्ट थी, इट मे बी डिफरेंट व्हेन ही गोज एंड स्विचेस ऑफ टू मारुति सुजुकी। ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का मतलब होता है कि जो बायर है उसको प्रॉपर पता है कि मार्केट में प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या होगा कि बायर को ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता है। सिमिलरली परफेक्ट नॉलेज फॉर सेलर का मतलब होता है कि सेलर को उसके प्रोडक्ट के बारे में पता है, प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर क्या है ये भी पता है, कॉम्पिटिटर का प्राइस क्या है ये भी पता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरे प्रोडक्ट की कितनी है और मेरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की कितनी है, मार्जिन मेरे प्रोडक्ट का कितना है और मेरे कॉम्पिटिटर का कितना है, ये सब कुछ पता है, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नॉलेज। और लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या है कि सेलर और बायर को ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये नॉलेज नहीं है। Seller and buyer of the product as well as the owner of factor of production lack the perfect knowledge about the market. Because of the product differentiation, it is not possible to have perfect knowledge about the variety of brands in the market. तो as a consumer जब मैं मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाता हूं तो मुझे पता ही नहीं होता कि वो प्रोडक्ट कौन कौन सी कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, वो प्रोडक्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं एक कंपनी से दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट में, क्या डिफरेंस है फीचर का, क्या डिफरेंस है क्वालिटी का, क्या डिफरेंस है प्राइसेस का, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं और जो सेम और सिमिलर नेचर के हैं, इसीलिए एज अ बायर मुझे शायद नॉलेज नहीं होती है। दिस लीड्स टू कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन बाय वे ऑफ हायर प्राइस इवन फॉर अ लो क्वालिटी प्रोडक्ट। और इस नॉलेज के ना होने के कारण ही जब मैं बाजार में जाता हूं तो जो सप्लायर होता है, सेलर होता है, वो मुझे तरह तरह के तरीके बताता है, तरह तरह के मुझे एक्सप्लेनेशंस देता है और मुझे कोशिश करता है कि एक लो क्वालिटी का प्रोडक्ट भी बेच दिया जाए और हायर प्राइस पे बेच दिया जाए। तो ऐसा हो सकता है कि कंज्यूमर कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेड हो सकता है। सेलर को भी परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है, मुझे नहीं पता कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या प्रोडक्ट बना रहा है, उसके फीचर्स क्या है, उसका प्राइस क्या है ना, उसका मार्जिन प्रॉफिट का क्या है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी रखता है। तो कई बार सेलर को भी नॉलेज नहीं होती है और कई बार बायर को भी नॉलेज नहीं होती है। इसको बोलते हैं लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज इन दी मार्केट। तो ये कुछ हमने फीचर्स के बारे में बात करी कि एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो यहां पर कुछ फीचर्स हमने मोनोपोली से लिए हैं और कुछ फीचर हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से लिए। क्लियर हुआ?